नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। फोर्थ ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे और आज अपने जो अध्ययन का विषय है वो है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति, यह फ्रांस की क्रांति का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले वाली 2 क्लासों में मैंने फ्रांस की क्रांति के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा जारी रखी थी और इस क्लास में भी फ्रांस की क्रांति की चर्चा जारी रहेगी। जैसे जनरली मैंने बताया था, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16 था और इसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट थी। और फ्रांस की जो क्रांति थी, उसका जो क्रांति का होने का जो तात्कालिक कारण था वो था आर्थिक, और इसके कारणों की विभिन्न परिचर्चा हमने जारी रखी थी। और इसके जो प्रमुख विचारक थे उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार फ्रांस की क्रांति में यहाँ के जो विचारक है उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई थी और क्रांति को सफल बनाया था। क्रांति का होने में जो उनमें जो प्रमुख घटनाएं घटी थी उनमें मैंने आपको स्टेट जनरल के बारे में बताया था। कि किस प्रकार स्टेट जनरल की सभा बुलाई गई और फ्रांस की क्रांति का सूत्रपात हुआ और फिर दुर्ग का पतन हुआ था, ब्रास्टिल दुर्ग का पतन, और उससे ही फ्रांस की क्रांति की स्टार्टिंग मानी जाती है। जो एक राजा के जो निरंकुशता का प्रतीक था उस दुर्ग पर अधिकार कर लिया और हजारों लोग पेरिस में आकर बस गए, आ गए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार वहाँ पर संविधान का निर्माण हुआ, किस प्रकार वहाँ के जो नेता थे मिरोबी, उन्होंने किस प्रकार उनका नेतृत्व किया। और अब आगे हम पढ़ेंगे जो संविधान बन गया था तो फिर संविधान के क्या क्या कार्य थे उनके बारे में। तो संविधान के कार्य, संविधान के कार्य, संविधान के कार्य, विशेषाधिकारों का अंत, यानी संविधान में जो सबसे पहले किया गया था वो था विशेषाधिकारों का अंत कर दिया गया। अगस्त के महीने में संविधान सभा के कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए। 4 अगस्त की रात को कुलीन वर्ग और पादरियों के प्रतिनिधि ने अपने सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। यह काम उन्होंने स्वेच्छा से किया। गांव के पटवारियों ने अपने शुल्कों का त्याग कर दिया। न्यायाधीशों ने अपनी उपाधियों और सम्मान छोड़ दिए। शिकार तथा धर्मास वसूले किए गए अधिकार भी समाप्त कर दिए। रात भर अधिवेशन चलता रहा और लगभग 30 अध्यादेश जारी किए, यानी 30 विधेयक जारी किए गए जिनसे उनके विशेषाधिकारों का अंत हो गया, जिनके परिणाम स्वरूप अचानक ही एक ऐसी सामाजिक क्रांति हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सभी फ्रांसीसी नागरिकों के लिए समान रूप से राजकीय सेवाओं के द्वारा उन्मूलन कर दिए गए कि जो भी सेवाएं थी उनका उन्मूलन कर दिया गया। वर्ग जनहित भेदभाव को हटा दिया गया, यानी भेदभाव को भी हटा दिया गया। नेक्स्ट, हिंसा का दौर। विशेषाधिकारों के अंत की घोषणा कर दी गई, परंतु औपचारिक रूप से नए कानून का रूप देने के समय की आवश्यकता थी। यह साधारण सी बात सामान्य लोगों की समझ में न आई और जब कुछ समय बीत जाने पर भी उन्होंने कोई परिवर्तन नजर नहीं आया तो उन्होंने लड़ाई पुनः शुरू कर दी, यानी कोई भी विशेषाधिकार लागू नहीं हुआ तो उन लोगों ने वापस लड़ाई शुरू कर दी और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लोगों को डर था कि कहीं उनके संघर्ष और बलिदान व्यर्थ न चला जाए। अब तक जो कुछ प्राप्त हुआ उस पर पानी न फिर जाए, क्योंकि राजा का भाई और बहुत से कुलीन फ्रांस छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए। वहाँ के शासकों की सहायता से क्रांति को कुचलने की योजना बनाने लगे। कुछ क्रांतिकारियों नेता ने अफवाह फैला दी कि अव्यवस्था बढ़ाकर लोगों को आशंका का मूल कारण यह था कि संविधान सभा 4 अगस्त को प्रस्ताव पारित पर राजा ने सभी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी, यानी जो प्रस्ताव लाए गए थे 30 उन पर राजा ने स्वीकृति नहीं प्रदान की गई थी। लोग सोच रहे थे कि कहीं राजा भी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र न रच पाए। लोगों के सामने ये बात थी कि कहीं राजा भी
विदेशी ताकतों के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र न रच दे, ऐसा लोगों के मन में यह बात गर कर रही थी। 5 अक्टूबर को वर्षों के उपरांत भी पेरिस में 6-7 हजार महिलाएं वर्साय की शीश महल में आ गई। यानी 4-5-6-7 तारीख को बहुत सी महिलाएं वर्साय के शीश महल की ओर आ गई, जो महिलाओं की संख्या 6 से 7 हजार तक थी। और उन्होंने कहा, हमें रोटी दो। इन्होंने नारे लगाए, हमें रोटी दो। यानी फ्रांस में खाद्यान्नों की कमी हो गई थी। लोग नारे लगा रहे थे, हमें रोटी दो। 16 अक्टूबर को प्रातःवीर ने शाही महल के फाटक तोड़ दिए, कुछ रक्षकों को मार दिया और महल पर अधिकार जमा लिया। राजा और उसके परिवार को पेरिस आने पर मजबूर किया। अब उनका नारा था, अब रोटी पकाने वाला राजा, उसकी स्त्री, उसका बच्चा हमारे बीच है। अब हमारी रोटी की समस्या हल हो जाएगी। पेरिस के राज परिवार को ड्यूलरीज के पुराने महल में रखा। संविधान सभा भी पेरिस में आ गई। अब राजा पेरिस की भीड़ का बंदी बनकर रह गया। क्रांति के नेतृत्व में उसके बूते की बात नहीं थी। यानी राजा और उसकी पत्नी और उसके बच्चे को जनता ने बंदी बना लिया। अब वह राजा के उनके बीच था। अब राजा कोई विशेष काम नहीं कर सका। मानव अधिकारों की घोषणा। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मानव अधिकारों की घोषणा। यानी राजा को पकड़ लिया गया और विशेषाधिकारों की बात कही, फिर मानव अधिकारों की घोषणा की गई। मानव अधिकारों की घोषणा यानी मानव के जो अधिकार होने चाहिए उसकी घोषणा करवाई गई। 26 अगस्त को राष्ट्रीय असेंबली ने मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की। यह जरूरी समझा गया कि संविधान से पहले की तरह ही घोषणा हो। स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा, अत्याचार का विरोध, ये सब जनता के अधिकार घोषित किए गए। जनता की संप्रभुता को मान्यता दी गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आदमी जन्म से ही स्वतंत्र रहता है और अधिकारों की समानता रखता है। रूसो वाली बात कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर सर्वत्र जंजीरों से झगड़ा है, उस लाइन को उन्होंने याद रखा और अपने अधिकारों की बात उन्हीं के अनुसार की और कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है और सभी के समान होता है। स्वतंत्रता की व्यवस्था इस तरह की गई कि मनुष्य को स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक न बने। यानी स्वतंत्रता भी ऐसी हो जो मनुष्य के एक से दूसरे को बाधक न बने। अब किसी भी व्यक्ति को मनमानी ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। कानून के समक्ष सबको समान कहा गया। प्रत्येक नागरिकों को बोलने, लिखने, प्रकाशन की स्वतंत्रता दी गई। यानी अब स्वतंत्रता में बोलने, लिखने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रकाशन की स्वतंत्रता दे दी गई, बशर्ते वह कानून द्वारा निश्चित सीमा का उल्लंघन न करे। इस घोषणा पत्र में कुल 17 धारा थी जो 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती थी। इस पर अमेरिकी संविधान के अधिकार धाराओं का प्रभाव था। जनता की संप्रभुता को जितना महत्व दिया गया उतना पहले कभी नहीं दिया गया था। इस घोषणा पत्र के द्वारा क्रांति का एक निश्चित ध्येय और कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। ग्रांट टेम्परले के शब्दों में, यानी ग्रांट और टेम्परले ऑथर थे, उन्होंने कुछ लिखा है। ग्रांट टेम्परले, इन्होंने क्या कहा इनके बारे में। यह घोषणा क्रांति के उज्जवल रूप का परिचायक है। इसके बिना यह यूरोपीय इतिहास की इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वस्तुतः हम उन सभी सिद्धांतों का प्रकाश डाला गया है जिसके आधार पर राष्ट्रीय असेंबली पूरी फ्रेंच शासन प्रणाली का सुधार करना चाहती थी। दूसरा, यह अधिकार की घोषणा थी, कर्तव्य की नहीं। अधिकारों की घोषणा थी, कर्तव्यों की नहीं। इसमें नई मांग पर बल दिया गया था और एक अच्छी शासन प्रणाली की स्थापना करने के लिए जिस राजनीतिक, संवैधानिक तथा सामाजिक अधिकारों की आवश्यकता होती थी उनका उल्लेख किया गया। तीसरे शब्दों में मनुष्य मात्र के अधिकारों की घोषणा थी। मनुष्य के किसी भी भाग के लोग इसे लागू कर सकते थे। फ्रांस ने अपनी इस घोषणा के द्वारा पड़ोसी निरंकुश शासकों को बहुत बड़ी चुनौती दी। पूरी 19वीं सदी में यह उदारता का चार्टर समझा जाता था। यानी मानव अधिकारों की घोषणा उदारता का चार्टर समझा जाता था।
उदारता का चार्टर समझा जाता था। नेक्स्ट, अन्य महत्वपूर्ण कार्य किस प्रकार के रहे उनका हम देखेंगे। राष्ट्रीय असेंबली ने अन्य बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए जिन्हें दंड विधान में संशोधन किया गया, यानी जो दंड विधान था उसमें भी संशोधन किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी। क्रांति से शुरू से ही प्रोटेस्टेंट की नागरिकता का अधिकार दिया गया। 1791 में यह अधिकार फ्रांस की यहूदी लोगों को भी दिया। धार्मिक संप्रदायों को सहिष्णुता की गारंटी दी गई, परंतु मजदूरों की हड़ताल करने का अधिकार नहीं मिल पाया, यानी मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार अब भी नहीं मिल पाया। इस प्रकार राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों की कोई स्थान नहीं दिया। फ्रांस में सभी वयस्क को मत देने का अधिकार न हो सका, क्योंकि इसके लिए कर देना और संपत्ति का स्वामी होने की योग्यता सीमित रखी गई थी, यानी कर देना, जो व्यक्ति कर देता था वही मत दे सकता था। इस बात का भी विशेष रूप से इस क्रांति में दिया गया था कि यानी जो मत देना चाहता है वो पहले उसकी संपत्ति हो, उसमें कर देने की क्षमता हो, जब भी वो मत दे सकता है। स्त्रियों को मत से अलग रखा गया। मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया। अब नया संविधान। नया संविधान 1791 ईस्वी में संविधान बनकर तैयार हो गया। फ्रांस के इतिहास में यह पहला लिखित संविधान था। यह अत्यधिक मर्यादित था। इसमें दो बातों पर विशेष जोर दिया गया था। लोक प्रभुत्व का सिद्धांत, अर्थात जनता की इच्छा और अनुमति सरकार की सभी शक्तियों का स्रोत है। यानी इसमें जो पहली प्रमुख बात थी कि लोक शक्ति का अधिकार, यानी जनता में ही सारी की शक्तियां केंद्रित कर दी गई। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका शक्तियों का पृथक्करण किया गया। यानी दूसरी महत्वपूर्ण बात थी जो मोंटेस्क्यू ने कही थी, कानून की आत्मा स्पिरिट ऑफ लॉज में, कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इन तीनों को पृथक पृथक कर दिया जाए, जिससे इन तीनों का अधिकार सीमित हो और एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करें। इस तरह की बात भी उन्होंने कही थी, अपना ली थी। नए संविधान में संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। इस दृष्टि से राजा की उपाधि में भी परिवर्तन किया गया। अब वह फ्रांस का राजा नहीं होकर फ्रांसीसियों का राजा कहलाने लगा, यानी राजा के अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया। जो फ्रांस का राजा था वह फ्रांस का राजा नहीं रहा और उसकी उपाधि कम कर दी गई। अब वह फ्रांसीसियों का राजा था, लोगों को राजा था, देश का राजा नहीं था। अब राजा को सरकारी धन की मनचाहे ढंग से खर्च करने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी जो रेवेन्यू प्राप्त होता था वह राजा अपनी मनमानी ओर से उन्हें खर्च करता था। अब वह अधिकार उसको नहीं दिया गया। उसे वार्षिक वेतन निश्चित कर दिया, यानी राजा का वेतन भी वार्षिक निश्चित कर दिया गया कि इतने रुपए आप खर्च कर सकते हैं, वेतन दिया गया। मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार राजा के हाथ में ही रखा गया, परंतु मंत्रियों की व्यवस्थापिका के सामने प्रस्तुत होने की सुविधा नहीं दी गई। राजा को सीमित निषेधाधिकार भी दिया गया, जिसके द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा पास किए गए कानून को 4 वर्ष तक अवधि तक लागू करने से रोक सकता था। राजा को यह भी अधिकार दिया कि अगर व्यवस्थापिका कोई कानून बना रही है तो 4 वर्षों तक उसे वह रोक सकता था। वैदेशिक नीति का संचालन, राजदूतों की नियुक्ति और विदेशी राजदूतों का स्वागत आदि कार्य भी राजा के पास ही रखे गए। यानी विदेश से अगर कोई व्यक्ति आता है तो राजा से मिल सकता है और वह उससे अवगत कर सकता है, स्वागत कर सकता है, और साथ ही नए राजदूतों की नियुक्ति भी वह कर सकता है। परंतु युद्ध और शांति संधि के अधिकार व्यवस्थापिका के पास रखे गए। नए संविधान के अनुसार भावी व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या 745 निश्चित कर दी और उनका कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि तक रखा गया। इसके बाद पुनः चुनाव की व्यवस्था की गई। नई व्यवस्थापिका में केवल एक ही सदन रखा गया और अपने को भंग करने का समय राष्ट्रीय असेंबली के अपने सदस्यों के लिए एक बंधन लगा दिया। इसके सदस्य दूसरी विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य नहीं हो सकते थे। कोई संदेह नहीं है कि यह सभा एक आदर्श कदम था, किंतु इसके कारण देश का एक नए अनुभवी संसद सदस्यों के सेवाओं से वंचित होना पड़ा। लुई 16वें ने विवश होकर नया संविधान स्वीकार कर लिया। यह नया संविधान भी स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट, अगला जो पास करवाया, चर्च संबंधी कानून। चर्च संबंधी कानून पास करवाए गए। राष्ट्रीय असेंबली ने चर्च के संबंध में भी बहुत से कानून बनाए। सबसे पहले चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। चर्च के बाद जो संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया गया। उसके बाद चर्च के संगठन
को ही बदलने का प्रयास किया गया। सरकार की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए चर्च की संपत्ति जब्त कर उसे बेचने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक आज्ञप्ति पास की गई जिसके अनुसार चर्च की भूमि को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया। एक नए संविधान अधिनियम के द्वारा फ्रांस में बिशप क्षेत्रों की संख्या से घटाकर 134 से घटाकर 83 कर दी। चर्च के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राजा की ओर से अब वेतन निश्चित किया गया, अर्थात उन सभी की भांति राज्य के कर्मचारी बन गए। पोप की नियुक्ति संबंधी अधिकार छीन लिए गए, परंतु निर्वाचित बिशपों को मान्यता देने का अधिकार पोप के पास ही रखा गया। सभा ने यह प्रस्ताव किया कि चर्च के सभी अधिकारियों को इस संविधान को समर्थन करने की शपथ लेनी पड़ेगी। 134 बिशपों में केवल 4 इसके लिए तैयार हुए। इससे धार्मिक कलह खड़ा हो गया। जिन पादरियों ने अब तक क्रांति का समर्थन किया था वह क्रांति के शत्रु बन गए। लुई 16 ने अत्यधिक आत्मग्लानि से आज्ञापति पर हस्ताक्षर किए, यानी चर्च की संपत्ति ले ली जाएगी। वह पूरे फ्रांस की लगभग 20% भूमि का वह मालिक था और वह पूरी की पूरी संपत्ति अब राष्ट्र की संपत्ति होगी। उसके जो अधिकारी कर्मचारी होंगे वो राजा द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उनको उनसे ही वेतन मिलेगा। और जो मुख्य बिशप है उनकी नियुक्ति मनोनयन से की गई। अगला है राजा का पलायन और वापसी, यानी फ्रांस के राजा को जबरदस्ती कानून पास करवाने की बात कर रहे थे, तो राजा ने अब सोचा कि वहाँ से भाग जाया जाए। पेरिस की घटनाओं से लुई काफ़ी परेशान हो गया, यानी क्रांति की जो हो रही थी तो उससे लुई परेशान हो गया। अतः उसने पेरिस से निकल भागने की योजना बनाई। उसका विचार पूर्वी फ्रांस में जाना था, जहाँ फ्रांसीसी फौजें तैनात थी और जिनकी राजभक्ति में विश्वास किया जा सकता था। 20 जून 1791 की रात को लुई अपनी पत्नी और राजकुमार के साथ भेष बदलकर पेरिस से निकल भागा। दूसरे दिन लगभग आधी रात के समय में लोगों ने अपनी बग्गी में वरेन नामक गांव में पहुंच गया, यानी वह एक बग्गी में बैठकर भाग गया और वरेन नामक गांव में पहुंच गया जो फ्रांसीसी सीमा के निकट ही था। वहां के लोगों ने राजा को पहचान लिया और उन्हें वापस पेरिस लाया गया। अब राजा को एक प्रकार से नजरबंद कैदी की तरह रखा गया। लोगों को अपने राजा में विश्वास नहीं रहा। इस घटना ने क्रांति के प्रवाह को एकदम बदल दिया। अभी तक फ्रांस के गणराज्य की स्थापना कायम करने की बात न थी, लेकिन अब लोग गणतंत्र स्थापना की चर्चा करने लगे। इस प्रकार फ्रांस में गणतंत्र का आरंभ हुआ, जो इस प्रकार है। अब यह जैसे फ्रांस का राजा था लुई 16, वो क्रांति के बहुत से ऐसे अधिक ऑर्डिनेंस पास करवा रहे थे, तो वह इस बात से लेकर परेशान हो गया। तो उसने क्या किया कि फ्रांस से भागना ही उचित समझा। भागने के लिए वह एक बग्गी में बैठकर पत्नी और बेटे के साथ निकला, पर वरेन नामक गांव जो फ्रांस के पूर्वी फ्रांस के जस्ट निकट था, सीमा पर था, वहां पर पहचान लिया गया और पकड़कर वापस पेरिस लाया गया और उसे नजरबंद करा दिया। पहले जहाँ फ्रांस की जनता में जो बात थी कि डेमोक्रेसी लागू नहीं की जाएगी, गणतंत्र शासन नहीं लागू किया जाएगा, राजा का ही शासन रहेगा, किंतु अब जनता में यह बात हो गई कि अब राजा को हटा देंगे और लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी, गणतंत्र की स्थापना की जाएगी। नई विधानसभा, अब नई विधानसभा का गठन किया गया। नए संविधान के अनुसार नए निर्वाचन हुए। 1 अक्टूबर 1791 को नई विधानसभा का अधिवेशन हुआ। उसके चुनाव 2 वर्ष के लिए हुआ था और उसने 1 वर्ष से भी कम काम किया। यद्यपि लुई 16 के विरुद्ध लोगों का अविश्वास बढ़ रहा था, फिर भी नई विधानसभा को राजतंत्र का मोह था, यानी राजतंत्र का ही मोह था। परंतु घटनाओं ने कुछ दूसरा ही चित्र प्रस्तुत कर दिया। पादरियों ने व्यवहारिक संविधान के प्रति शपथ लेने से इनकार कर दिया, यानी जो संविधान बना था उसकी शपथ लेने से जो पादरी थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नए संविधान की घोषणा जो होगी शपथ वह नहीं लेंगे, कर दिया। और लवादे नामक प्रदेश में पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षकों को मार भगाया। फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। विधानसभा ने पादरियों के विरुद्ध एक विज्ञप्ति निकाली, परंतु लुई ने संविधान द्वारा प्राप्त निषेधाधिकारियों का प्रयोग करते हुए इन आज्ञप्ति को रद्द कर दिया। इससे लुई जनता में बदनाम हो गए, यानी उन्होंने कानून पास किए किंतु जनता ने उस कानून को लुई ने मना कर दिया, अतः वह और अलोकप्रिय और बदनाम हो गए। क्रांति के बाद बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर भाग गए, यानी क्रांति के समय बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर भाग गए। बाद की घटनाओं से परेशान होकर कुलीनों के साथ पादरी भी भागने लगे।
इन सभी को भगोड़ा कहा जाने लगा। भगोड़ों ने फ्रांस की पूर्वी सीमा के उस पार लगभग 20,000 लोगों की सेना तैयार कर ली। इतनी ही नहीं, यानी ये जो भगोड़े थे इन्होंने भागकर 20,000 सैनिकों की संख्या इकट्ठी कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रिया प्रसिया के शासकों की सहानुभूति एवं समर्थन भी प्राप्त किया। इस पर विधानसभा ने भगोड़ों के विरुद्ध एक आज्ञप्ति जारी कर दी। इससे कहा गया कि वे लोग वापस लौट आए और सेनाओं को भंग कर दे, अन्यथा उनकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और उन्होंने उनके विरुद्ध शत्रुओं जैसा व्यवहार किया जाएगा। लुई ने इस प्रकार की आज्ञप्ति को भी रद्द कर दिया। राजा के इस कदम ने क्रांतिकारियों को और अधिक भड़का दिया, यानी इस प्रकार का कदम उठाया तो उससे और जनता भड़क गई कि ऐसी आज्ञा मैं नहीं दूंगा। नेक्स्ट, जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब इंपॉर्टेंट है। इस क्लब का सदस्य नेपोलियन बोनापार्ट के समय तक भी था, और इसका सदस्य आपको बता दूं मैं कि भारत के टीपू सुल्तान भी जेकोबिन दल के सदस्य थे, क्योंकि वह अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की मदद चाहते थे और वह भी इसके सदस्य बने थे। इस समय फ्रांस में घरेलू राजनीति में कुछ नए तत्व उठ खड़े हुए। कुछ राजनीतिक गोष्ठियां उठ खड़ी हुई और वह विधानसभा तक से प्रतिस्पर्धा करने लगी। इनमें जेकोबिन और कार्देलिय क्लब अधिक विख्यात थे, यानी दो दल थे, जेकोबिन और कार्देलिय क्लब, दो फेमस क्लब थे। इनको भी हम देखेंगे। क्लब अधिक विख्यात थे। जेकोबिन क्लब में विधान सभा में अनेक सदस्य एवं पेरिस के नागरिक सम्मिलित थे। इस क्लब की बैठकें नियमित होती थी और बड़े बड़े जोशीले भाषण दिए जाते थे। रोबिस्पियर इस क्लब का प्रसिद्ध नेता था। रोबिस्पियर इस का प्रमुख नेता था। फ्रांस में लगभग 2000 नगरों एवं गांवों में इस क्लब की शाखाएं फैली हुई थी। शाखाएं पेरिस की केंद्रीय क्लब के आदेशों का पालन करती थी। विधानसभा इस क्लब की भारी प्रभाव कायम हो गया था, यानी विधानसभा में भी इस क्लब का भारी प्रभाव कायम हो गया था। कार्देलिय क्लब यह क्लब जेकोबिन क्लब से भी अधिक उग्र और जनवादी था। इसके सदस्य समाज की निम्न श्रेणी के सदस्य थे। यह क्लब गणतंत्रीय विचारों का केंद्र बन गया था। इसकी शक्ति का आधार पेरिस का मजदूर वर्ग था। यह पेरिस तक ही सीमित था। इस क्लब के प्रसिद्ध नेता दांतो, इसका प्रमुख नेता था दांतो नामक वकील था। यह क्लब भी विधानसभा में अपना दबाव डालने के लिए नाना प्रकार के हथकंडों का सहारा लेता था। नेक्स्ट, अगला एक और दल था जीरोदिस्त। जीरोडिन भी इन्हें कहा जाता था। विधानसभा के एक गुट का नाम जीरोदिस्त के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसके सदस्य फ्रांस के दक्षिणी भाग, जिसे जीरोंड कहा जाता है, वहां से आए थे। ये वामपंथी थे और बड़े ही दृढ़ निश्चय और साहस वाले थे। वे अधिकतर युवक थे और उनकी नेता मादम रोला था। इनका जो नेता था मादम रोला था। एक रोमांटिक स्वभाव की युवती नेता मादम रोला जो एक रोमांटिक स्वभाव की युवती थी। जीरोदिस्त पक्के गणतंत्रवादी थे और उन्होंने पूर्व यूरोप के गणतंत्रीय सिद्धांतों को फैलाया। उन्होंने लोगों को भड़काया, उनका उत्साह बढ़ गया। एक भयंकर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जिसके परिणाम भयंकर निकले। फ्रांस की तात्कालिक राजनीति में जेकोबिन और जरोदस्त एक दूसरे के कट्टर प्रतिस्पर्धी शत्रु हो गए। जेकोबिन और जरोदस्त ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हो गए। युद्ध का प्रारंभ 20 अप्रैल 1792 को फ्रांस में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध में धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में यह फैल गया और लगभग 30 वर्षों तक चलता रहा। इसका अंत वाटरलू के मैदान में हुआ। इस युद्ध का कारण फ्रांस के भगोड़े, जिन्होंने ऑस्ट्रिया में संरक्षण दे रखा था।
युद्ध के प्रारंभ में फ्रांस को भारी क्षति उठानी पड़ी और पराजय का सामना करना पड़ा। इस समय विधानसभा ने 2 आज्ञाएं जारी की। एक विद्रोही पादरियों को सजा देने के संबंध में थी, दूसरी फ्रांस की रक्षा के लिए 20,000 सैनिकों की व्यवस्था करने से संबंध में थी। लुई ने दोनों को रद्द कर दिया। पेरिस की जनता उत्तेजित हो गई। 20 जून 1792 को राजमहल पर धावा बोला गया। राजा की आज्ञाओं को हस्ताक्षर करना को कहा, परंतु उसने लुई की दृढ़ता का परिचय दिया और हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। भीड़ राजा को अपमानित करके वापस लौट गई। घटना चक्र तेजी से घूम रहा था। प्रसिया भी ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया और पर्शियन सेना फ्रांस की सीमाओं में काफी दूर तक आ गई। पर्शियन सेनापति बुशविक ने घोषणा प्रकाशित की, जिसमें फ्रांसीसी जनता को आदेश दिया कि वे राजा को स्वतंत्र कर दे, राज परिवार के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार न करें, और यदि ऐसा किया गया तो पेरिस नगर धूल में मिला दिया जाएगा। इस घोषणा से पेरिस की जनता पुनः भड़क उठी। 10 अगस्त 1792 को पहले से भी अधिक भयंकर विद्रोह हुआ। भीड़ ने राजमहल पर धावा बोल दिया। राज परिवार तो किसी प्रकार बच गया, किंतु 800 स्विस सैनिक मारे गए। भीड़ में लगभग 5,000 व्यक्ति मारे गए। यानी इतना भयंकर युद्ध हुआ कि 800 स्विस सैनिक मारे गए और 5,000 लोग मारे गए। राजा तो बच गया। अगला है कम्यून का शासन। कम्यून का शासन अगला है कम्यून का शासन। 10 अगस्त के विद्रोह तथा मारकाट के लिए पेरिस की क्रांति सीमित उत्तरदायी थी, जिसमें जैकोबिन लोगों की प्रधानता थी। वे किसी भी उपाय से राजा को हटाना चाहते थे। अनेक उनके प्रभाव में आकर विधानसभा ने राजा का पद अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया, परंतु राजतंत्र की समाप्ति करने के लिए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि मौजूदा संविधान राजतंत्र ही था। अतः संविधान पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। यह निश्चय किया गया कि सम्मेलन के चुनाव के लिए संपत्ति के मताधिकार के नियम को हटाकर सार्वभौम मताधिकार की घोषणा की गई। इसके साथ ही विधानसभा भंग हो गई। सम्मेलन के अधिवेशन के शुरू होने तक की बीच की अवधि के लिए अस्थायी कार्यपालिका समिति का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष दांतों को बनाया गया। समिति एक क्रांतिकारी कम्यून का जबरदस्त प्रभाव था। इसे अल्पकाल कम्यून शासन कहा जाता है। कम्यून विधानसभा के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए राजा और रानी को टेम्पिल नामक पुराने किले में बंदी बनाकर रखा। राजा के अनेक समर्थकों ने जेलों में ठूंस दिया गया। कम्यून ने प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। सितंबर मास में कम्यून ने भयंकर हत्याकांड का संगठन किया। तमाम व्यक्तियों को जिन शत्रुओं की सहायता पहुंचा रहा था भी संदेह हुआ और मौत के घाट उतार दिया। 2 सितंबर से 6 सितंबर तक लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। ऐसे ही वातावरण सम्मेलन में कन्वेंशन का चुनाव हुआ। अब नेक्स्ट है कन्वेंशन का चुनाव। यह सब हम फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन अथवा सम्मेलन तीसरी क्रांतिकारी सभा थी, जिसने 20 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल में देश में एक गणराज्य स्थापित किया और अस्थायी सरकार का गठन किया और देश की छिन्न भिन्न होने से बचाया। देश की स्वतंत्रता की रक्षा, परंतु उनके शासन में अत्याचारों और निर्दयता का ऐसा अमानवीय दौर भी चला, जिससे गणतंत्र की सफलताओं पर काला धब्बा लग गया। गणराज्य की घोषणा 21 सितंबर 1792 को बिना किसी धूमधाम के कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति और गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी, परंतु तुरंत ही संविधान बनाने की सीमित समिति भी गठित कर दी। परंतु जीरोदोस्तों और जैकोबिन दलों के आपसी संघर्ष के कारण लंबे समय तक समिति अपना कार्य शुरू नहीं कर पाई। देश के लिए भावी सरकार ने पेरिस का स्थान होगा, इस प्रश्न पर मतभेद खड़ा हुआ था। जीरोदोस्तों के 83 जिलों के प्रतिनिधि थे। वह पेरिस में उसी अनुपात में हिस्सा देना चाहते थे, जबकि जैकोबिन उनकी शक्ति का मूल स्रोत ही नष्ट करना चाह रहा था। भावी व्यवस्था से पेरिस का वर्चस्व कायम रखना नहीं चाहते थे। इसके अलावा एक व्यक्तिगत कारण यह था, जीरोदोस्ता और जैकोबिन के 3 प्रमुख नेता मारा, रोबेस्पियर, दांतों से सख्त घृणा थी। जैकोबिन नेताओं ने जीरोदोस्ता से घृणा थी। झगड़े का मूल कारण लुई 16वें
के भावी भविष्य को लेकर शुरू हुआ और दोनों दलों ने प्राणघातक संघर्ष शुरू कर दिए। राजा का वध, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बात, राजा का वध कर दिया गया। जैकोबिन दल लुई 16वां को क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु मानता था। उसने मांग की कि राजा को तुरंत बिना अभियोग चला ही मृत्युदंड दे दिया जाए। यानी जैकोबिन दल चाहता था कि राजा को बिना कोई कानूनी दावपेच किए हुए सीधा ही मृत्युदंड दे दिया जाए, किंतु अन्य लोग इसका विरोध किया। अंत में उस पर मुकदमा चलाया और कन्वेंशन ने राजा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद राजा को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं, इस पर मतदान हुआ। कुल 721 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। 287 ने मृत्युदंड के पक्ष में, 234 ने विरोध में मतदान किया, यानी उसे मौत दे दी जाए, ये ज़्यादा बहुमत था। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को सूली पर चढ़ा दिया गया और उसका वध कर दिया गया, यानी गिलोटिन पर चढ़ा दिया। गिलोटिन राजा को उस पर चढ़ा दिया। गिलोटिन क्या होता है जनरली देख लेना। इसमें क्या होता है, एक पेड़ा लगा होता है, यहाँ एक रस्सी होती है, इस पर एक ब्लेड होती है, इस पे ये बंधा होता है और यहाँ राजा का सिर रखा गया और इस गिलोटिन को यहाँ पर एक आदमी होता है, उसका हाथ में रस्सी होती है, राजा का यहाँ सिर होता है और जनरली इसको ये आदमी रस्सी छोड़ देता है। छोड़ने के बाद ये गिलोटिन नीचे आता है, सर आगे गिरता है, धड़ पीछे रह जाता है। इस प्रकार गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, जिसके भयंकर परिणाम निकले। फ्रांस की क्रूरता ने इंग्लैंड, स्पेन, हॉलैंड और जर्मनी के राज्यों और इटली और फ्रांस का शत्रु बना दिया। इटली को फ्रांस का शत्रु बना दिया। ये सभी देश फ्रांस के विरुद्ध चल रहे युद्ध में ऑस्ट्रिया और पर्सिया के साथ हो गए। इस प्रकार क्रांति फ्रांस के विरुद्ध प्रथम यूरोपीय गुट अस्तित्व में आया। फ्रांस ने भी गृह युद्ध की ज्वाला धधक उठी। बौंदे ने 1 लाख किसानों ने गणतंत्र के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, यानी गणतंत्र के विरोधी हो गए वे। जीरोदिस्ता दल सितंबर हत्याकांड के लिए उत्तरदायी लोगों को सजा दिलवाना चाहता था। सितंबर हत्याकांड के लिए जैकोबिन नेता मारा को उत्तरदायी ठहराया गया। जीरोदिस्ता ने कन्वेंशन में पास करके मारा को क्रांतिकारी अधिकरण के सामने भिजवा दिया, परंतु अधिकरण में मारा को मुक्त कर दिया। अब पेरिस की कम्यून ने जीरोदिस्ता के विरुद्ध कार्रवाई की। उसकी विशाल भीड़ ने कन्वेंशन भवन पर घेर लिया और कन्वेंशन भवन में मांग की कि जीरोदिस्ता नेताओं को निकाला दिया जाए। ऐसा और विवश कन्वेंशन के बीच को 30 जीरोदिस्त नेताओं को गिरफ्तार कर प्रस्ताव पास करना पड़ा। परिणाम यह निकला कि फ्रांस के जिलों में लोगों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिए। इस प्रकार गृह युद्ध का कार्य क्षेत्र व्यापक हो गया, यानी जो जीरोदिस्ता दल था उन्होंने जो कार्य किए, राजा का वध कर दिया, लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए और उनको वहां से हटा दिया गया लोगों ने इकट्ठा होकर। 1793 को नया संविधान। गृह युद्ध के कन्वेंशन परेशानी में पड़ गया। उस पर पेरिस की कम्यून का प्रभाव कायम हो चुका था, परंतु फ्रांस के प्रांतों में जो उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे, यह देखने के लिए कि उस समय कम्यून का कोई प्रभाव नहीं है, उसने जल्दी ही एक नया संविधान बना डाला। 1793 को संविधान के नाम से प्रसिद्ध है। इस संविधान में प्रांतों को अधिकार तथा जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने की ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे भविष्य में पेरिस के लिए अपना वर्चस्व कायम रखना असंभव हो गया। नए संविधान में सार्वभौमिक व्यवस्थापिका की अवधि केवल 1 वर्ष की थी और व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून को जनमत के सामने रखने और जनमत की स्वीकृति बाद में लागू करने का प्रावधान दिया गया। इस संविधान से प्रांतों का अविश्वास दूर हो गया और फ्रांस में भयंकर गृह युद्ध हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रांस में एक भयंकर गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, क्योंकि वहाँ के राजा को मार दिया गया था और जो जीरोदिस्ता के जो लोग थे उनके विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित किए गए, नए संविधान की घोषणा की गई। अब नेक्स्ट है अस्थायी सरकार की स्थापना। देश की विपरीत परिस्थितियों से मुक्त कराने के लिए कन्वेंशन की देखरेख में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जो इतनी निरंकुश और अत्याचारी सिद्ध हुई कि बोर्बो राजाओं की सरकार भी उसके सामने कुछ नहीं थी। अस्थायी सरकार ने 2 महत्वपूर्ण समितियां थी, एक जनरक्षा समिति, दूसरी सामान्य सुरक्षा समिति। जनरक्षा समिति ने प्रारंभ में केवल वैदेशिक मामलों और सेना का प्रबंध सौंपा गया था, किंतु धीरे धीरे वह शासन का सर्वोच्च शक्तिशाली अंग बन गया। इतने अधिक अत्याचार किए कि गिनती करना असंभव था, परंतु फ्रांस
की सेनाओं का पुनर्गठन किया और फ्रांसीसी सेनाओं शत्रुओं को रोकने में कामयाब रही। जन सुरक्षा समिति और सामान्य सुरक्षा समिति ने मिलकर फ्रांस के नगरों लियोन्स तथा बोंदे के विद्रोह को क्रूरता से दमन किया। पेरिस के 2 सार्वजनिक चौकों में गैलोटीन खड़े कर दिए गए और प्रतिदिन अनेक लोगों का वध किया जाता रहा। 31 अक्टूबर 1793 को 21 जरोदस्त नेताओं को गैलोटीन पर चढ़ा दिया। जिन जरोदस्तों ने राजा को गैलोटीन पर चढ़ाया, उन्हीं जरोदस्तों ने को भी अब गैलोटीन पर चढ़ा दिया गया। जन रक्षा समिति सामान्य सुरक्षा समिति से मिलकर फ्रांस के नगरों आदि पर लोगों को गैलोटीन पर चढ़ाया। मैडम रोला भी उनमें से एक थी। मैडम रोला को भी गैलोटीन पर चढ़ा दिया। इससे कुछ दिन पहले 16 अक्टूबर को रानी को सूली पर चढ़ाया गया था, यानी जो उनकी जो रानी थी मैरी एंटवानेट, उनको भी उस पर चढ़ा दिया गया और आतंक का राज कायम हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसमें आतंक का राज। आतंक का राज्य। कन्वेंशन के शासन की शुरुआत के साथ ही राजधानी पेरिस और प्रांतीय राजधानियों में प्रतिदिन लोगों को सूली पर चढ़ाया जाता रहा। उन लोगों में अधिकांश ऐसे थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था अथवा क्रांति को सफल बनाने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। फिर भी उस युग में आतंकी राज्य का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि वह सब गणराज्य शत्रुओं को दंड देने के नाम पर हुआ था। आतंक का राज्य अब शुरू होने वाला था। इससे व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए अपने ही साथियों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। 10 अगस्त 1792 के बाद व्यवहारिक दृष्टि से फ्रांस 2 सरकारें थी, एक कम्यून और दूसरी पेरिस की सरकार, दूसरी कन्वेंशन अथवा फ्रांस की सरकार। अब तक दोनों ने मिलकर काम किया था, परंतु अब दोनों में झगड़ा उत्पन्न हो गया। कम्यून के नेता हर्बर्ट और शेमेरो, ये दोनों अत्यधिक उग्रवादी, बर्बर और अधार्मिक थे। इस तरह पेरिस में वास्तविक शासक थे। इसका नेतृत्व कम्युनिस्ट कन्वेंशन का विवश किया कि वह फ्रांस में ईसाइयत के प्रभाव से मुक्त करने का प्रयत्न करे, और विवश कन्वेंशन ने इसके लिए बाकी प्रयास भी किया। अब ईश्वर के स्थान पर बुद्धि की पूजा की जाने लगी। कन्वेंशन और जन सुरक्षा समिति ने अपनी इच्छा के विरुद्ध यह सब कुछ स्वीकार कर लिया, किंतु रोबेस्पियर इससे संतुष्ट नहीं हुआ। रोबेस्पियर जन रक्षक समिति का सर्वाधिक प्रभावशाली सदस्य था। वह हर्बर्ट और दांतो दोनों गुटों का सफाया करना चाहता था। सबसे पहले हर्बर्ट और उसके साथियों को धर्म विरोधी कार्यों का आरोप लगाकर उन्हें बंदी बना लिया, यानी ये लोग ईसाइयत से मुक्त होना चाहते थे, बुद्धि को उसके स्थान पर लाना चाहते थे। अतः रोबेस्पियर ने यही आरोप लगाकर उन दोनों को हटा दिया, बंदी बना लिया और उन्हें गैलोटीन पर चढ़ा दिया। इसके बाद दाता और उनके अधिकारियों को मौत की एक सजा दी गई, क्योंकि यह लोग रक्तपात को बंद करके उदार नीति का प्रतिपादन करने में लगे थे। हर्बर्ट और दाती की मृत्यु के बाद रोबेस्पियर और जैकोबिन दल, कम्यून और जन रक्षा समिति पर एकाधिकार कायम हो गया। 5 अप्रैल 1794 को 27 जुलाई को अर्थात 100 दिन बाद रोबेस्पियर ने वास्तविक अधिनायक की भांति शासन किया, और वह एक निपुण ढोंगी था। एक प्रांतीय वकील के रूप में उसने जीवन प्रारंभ किया था। फिर उसने जैकोबिन दल को अपना लिया और उस पर प्रभाव बढ़ाया। वह अवसरवादी और ठीक अवसर पर शत्रुओं पर वार करता था। पूर्ण सत्ता हाथ में आते ही रोबेस्पियर ने सभी लोगों को गैलोटीन पर चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके लिए वह अवांछनीय और खतरनाक थे अथवा हो सकते थे। इसके लिए उसने जूरी के सदस्य भी बदल दिए ताकि जूरी हत्याओं के सिलसिले में बाधक सिद्ध न हो। इसके अल्प शासनकाल में लगभग 1400 व्यक्तियों को प्राणदंड दिया गया, परंतु यह बात पतन का कारण भी बनी। कन्वेंशन तथा जनरक्षा समिति के सदस्यों पर भी अपने प्राणों का भय सताने लगा। अब उन लोगों ने आतंक के नेता रोबेस्पियर का अंत करने का निश्चय किया। 27 जुलाई 1794 को उसे बंदी बना लिया और कम्यून की भीड़ उसे कारागार से छुड़ाकर ले गई, परंतु रात्रि में सेना ने घमासान लड़ाई के बाद उसे अपने साथियों के साथ बंदी बना लिया। कन्वेंशन के आदेश पर उसे रात्रि में उन सभी को गैलोटीन पर चढ़ा दिया गया, और इस प्रकार फ्रांस में आतंक के राज्य का अंत हुआ। यानी जो रोबेस्पियर है वह उसने अवसर पाकर सभी पर उसने अपना शासन स्थापित किया और 1400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और जो जूरी के सदस्य थे, जो नेता थे, उन्हें भी अपने प्राणों का मोह सताने लगा और उनको लगा कि ये हमें भी कहीं मार न दे। अतः उसको भी, रोबेस्पियर को भी बंदी बना लिया, और उसको जो छुड़ा कर ले जा रहे थे उनको भी बंदी बनाकर सबको एक साथ मौत के घाट गैलोटीन पर चढ़ा दिया गया। आज की क्लास में हमने फ्रांस की क्रांति में नए संविधान, राजा का वध और लोगों का किस प्रकार फ्रांस की क्रांति में सहयोग रहा, उनके बारे में विस्तृत परिचर्चा की। इसके बाद हम फ्रांस की क्रांति को आगे भी पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही।
और मैं आपसे आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से फ्रांस की क्रांति का यह पार्ट 3 है जो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके आगे वाली क्लास के अध्ययन करेंगे। तो आप सभी इस क्लास से जुड़े रहें और इस क्लास का निरंतर अध्ययन करें, जिससे यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। इस क्लास में इतना ही। जय हिंद।